हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस एमसीपी के वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग का यूनिट नंबर 2 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाती हैं। ये प्रिंसिपल्स काफ़ी सारे रिसर्च और हार्डवर्क के साथ किसी ने बनाए हैं। तो दो लोग जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो हैं टेलर एंड फेयोल। इनकी खुद की कुछ हिस्ट्री है। इन लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही क्लोजली देखा है। इन्होंने हर एक लेवल में रहकर काम किया है। इस वजह से ये लोग ये प्रिंसिपल्स बना पाए और आज की डेट में भी इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, स्मॉल स्केल मतलब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, या वो एक छोटा सा कोई रेस्टोरेंट हो, या वो एक बड़ा सा 5 स्टार होटल हो, किसी भी हॉस्पिटल हो, चाहे एक अनाथ आश्रम हो, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन ये प्रिंसिपल्स आर फॉलोड एवरीवेयर। ठीक है, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत हर एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में होती है। स्टार्ट करते हैं हम लोग टेलर के प्रिंसिपल से। टेलर ने जो अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं वो दो अलग अलग तरीके से दिए। एक इसने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, दूसरा उसने कुछ टेक्निक्स बताए हैं। तो प्रिंसिपल्स कौन से बताए उन्होंने? ये 3 प्रिंसिपल्स जो है टेलर के हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन्होंने इस प्रिंसिपल में ये बताया है कि बिजनेस में हमें कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन में हम लोगों को साइंस फॉलो करना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं फॉलो करना चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि ये वाली प्रॉब्लम आई है, अच्छा सेम सोल्यूशन आप कर लो, लेकिन नहीं, एवरी टाइम हम लोगों को बिजनेस में उस प्रॉब्लम का नया नया सोल्यूशन निकालना पड़ता है बिकॉज ऑफ आर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमें सपोर्ट नहीं करता हर बार सेम चीज़ फॉलो करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोविड का टाइम है और उस टाइम मुझे अगर सेल्स बढ़ानी हो तो मैं उस टाइम पर पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी बिकॉज सारे लोग लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे थे, तो ये सब सर्विसेज अभी उस टाइम चालू भी नहीं थी। तो जो ये आपका रूल ऑफ थंब है कि आपको सेल्स बढ़ानी है, चलो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो आपको उस टाइम सोच समझकर ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है, ना कि आप जो 10 साल पहले किया था या जो कॉम्पिटिटर कर रहा है वो आप सेम कर सकते हो, बिकॉज हर बिजनेस का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग रहता है, उसको अफेक्ट अलग अलग तरीके से करता है। सो फॉर एवरी प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन आफ्टर प्रॉपर रिसर्च। हम लोग को साइंस फॉलो करना चाहिए, कोई रूल ऑफ थंब नहीं फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑपरेशन। Every organization has 2 set of people working together. First one is management and another one is employees. तो इन दोनों को अपने अपने रोल्स अच्छे से निभाने चाहिए, क्योंकि दोनों के बिना ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट है। मैनेजमेंट अगर ना हो तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ मिलकर भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते हैं, और अगर एम्प्लॉयज़ ना हो तो सिर्फ मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रन कर सकते। तो दोनों के कोऑपरेशन के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल्स अचीव कर पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। हम उन लोगों को अपना सोचकर नहीं चलना चाहिए, दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, सो दैट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव्ड। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। हर एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो डेवलपमेंट से आती है, वो ट्रेनिंग से आती है। तो बेसिकली टेलर ने इस वाले प्रिंसिपल में ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उन्होंने ट्रेनिंग पर फोकस किया है। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी एम्प्लॉय हो उसको आप जितना सिखाएंगे उससे आपको उसकी एक क्षमता पता चलेगी, उससे आपको एक उसकी वो पता चलेगी कि उसके हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। तो जितना आप एम्प्लॉय को सिखाते जाओगे, हो सकता है आपने किसी को एक जूनियर पोजीशन पर रखा हो, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको पता चला हो कि ये जो पर्सन है ये तो बहुत अच्छा सीख सकता है, तो आपने उसको सीधा एक हायर अथॉरिटी पर जॉब दे दिया। ये भी काफ़ी सारे केसेस में हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग ओनली यू कैन फाइंड आउट द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एवरी एम्प्लॉय। सो यहाँ पर इस वाले प्रिंसिपल में ट्रेनिंग पर फोकस किया है। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ टेलर। अगर मैं टेक्निक्स पर देखूँ तो 2 टेक्निक्स हैं, इसके अंडर में सब टेक्निक्स है हमारे पास। तो टेक्निक्स में उन्होंने पहला बोला वर्क स्टडी। जैसे टेक्निक्स और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल्स जनरली फॉलो कर सकते हैं, टेक्निक्स मोस्टली फैक्ट्रीज वगैरह में फॉलो होती है, मोस्टली वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। तो टेक्निक्स जो इन्होंने दी हैं वो मोस्टली फैक्ट्रीज के लिए दी हैं। तो पहला है आपका वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब ये लेबर्स के ऊपर स्टडी रहती है, तो इसमें हम लोग को कुछ तरीके की स्टडीज़ पढ़नी है। पहला स्टडी आपका जो होता है वो होता है मेथड स्टडी। हर एक काम को करने के एक बेस्ट मेथड होता है, मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है आफ्टर प्रॉपर रिसर्च। तो वर्क स्टडी के अंडर में एक स्टडी आपकी आती है मेथड स्टडी, दूसरा आपकी आती है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है कि आपको एम्प्लॉयज़ को कितने
गैप्स देने, कितने इंटरवल्स देने, क्योंकि वो थक जाते हैं। फैटीग का मतलब होता है थकान। तो एम्प्लॉय, आपके जो वर्कर्स हैं, आपको कितने कितने टाइम ड्यूरेशन में थकान होती है उनको, और उनको गैप्स मिलने चाहिए। ये करने के लिए आप प्रॉपर कैमरा लगाकर रिसर्च करते हो, अपने उस काम को, फिजिकल वर्क, उस काम का देखते हो कि आपको कितना, आपकी बॉडी ड्रेन आउट हो रही है, उसमें कितनी एनर्जी आपकी ड्रेन आउट हो रही है, तो उस हिसाब से आपको गैप्स देने हैं। अगर आप देखोगे कि जब लंच हो जाता है, तो लंच के बाद का जो टाइम रहता है उसमें एफिशिएंसी थोड़ी सी हमारी कम हो जाती है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने ये स्टडी गलत कर ली, अगर आपने एम्प्लॉयज़ आए काम करने, वर्कर्स आए काम करने, अपने 1 घंटे बाद उनको लंच पर भेज दिया 1 घंटे के लिए, तो उसके बाद उनकी एफिशिएंसी अपने आप से डाउन हो जाती है। तो आपको ये एक प्रॉपर टाइम इंटरवल सेट करने पड़ेंगे बिजनेस में कि आपको कितना ब्रेक देना है उनको, और कितने टाइम ड्यूरेशन का ब्रेक देना है। दिस वॉज अबाउट फैटीग स्टडी। फिर आपका नेक्स्ट स्टडी जो इसमें आ जाता है वो होता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब अननेसेसरी मूवमेंट जो भी आपके लेबर के होते हैं आपको कट शॉर्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्कर काम कर रहा है, टूल बॉक्स नीचे रखा है, तो उस वर्कर को झुककर बार बार टूल्स उठाने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग, अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि चलो, अगर एक लेबर दिन में 60 बार भी टूल्स उठा रहा है तो हर सेकंड जो वेस्ट हो रहा है उसका 1 मिनट ही तो वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ तो वहाँ पे नंबर ऑफ लेबर 1 नहीं, वहाँ पर नंबर ऑफ लेबर 1000 होते हैं। तो अगर सब लोगों का मैं टाइम मिला लूँ, सब लोग मिलकर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए तो हम लोग को उनकी जो अननेसेसरी मूवमेंट्स, अगर मैं टूल बॉक्स को ऊपर सामने रख दूंगी तो एम्प्लॉयज़ को झुककर टूल्स नहीं उठाने पड़ेंगे, जिससे उनका टाइम सेव होगा। तो इसी तरीके के कुछ अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो मुझे, वर्कर्स को, वो मुझे हटाने पड़ते हैं। इसको हम कहते हैं मोशन स्टडी। तो इस तरीके, और टाइम स्टडी भी एक होता है। टाइम स्टडी बेसिकली आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हो कि इतने टाइम में हम लोग को इतना प्रोडक्शन करना ही है। तो एक एवरेज वर्कर को लेते हो आप उसमें स्टडी में, और एक बिलो एवरेज और एक अबव एवरेज, 3 लेबर से आप काम करवाते हो, और आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हो कि एक नॉर्मल लेबर को इस काम को करने में कितना टाइम लगता है। तो ये 4 टाइप की स्टडीज़ हमारी वर्क स्टडी के अंडर में आती हैं। देन ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप हर एम्प्लॉय को अलग अलग वेजेस दोगे बेस्ड ऑन द पीसेस दे हैव मैन्युफैक्चर्ड। अगर मैं 10 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मुझे 10 पीसेस के हिसाब से वेजेस मिलेंगी। सामने वाला 50 पीस बना है तो उसको 50 उसके हिसाब से मिलेगी, 50 पीस के हिसाब से वेजेस मिलेंगी। इससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होंगी ज़्यादा बनाने के लिए, वो और ज़्यादा मोटिवेट होगा और ज़्यादा बनाने के लिए। इससे ओवरऑल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपकी थी टेक्निक्स। अब ये हम लोगों ने पूरा टेलर का पढ़ लिया है। नाउ लेट्स मूव टू फेयोल। तो फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क मतलब वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉयज इन सच अ वे that it reflects their efficiency, it will give the benefits of specialization to the organization and it will reduce the burden of all the employees. There is no confusion in the work. काम को इस तरीके से आपको डिवाइड करना है कि आपको मतलब किस बेसिस पे डिवाइड करना, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। इससे क्या होगा, अगर आप एक इंसान से रिपीटेडली वही वाला काम करवाएंगे तो वो एक पॉइंट पे जाकर एक्सपर्ट हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। तो दिस वॉज अबाउट डिविजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। उसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, आपके पास क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, हर लेवल पर प्रॉपर सुपीरियर्स होने चाहिए टू चेक वेदर रूल्स आर फॉलोड और नॉट। तीसरा, सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये मैं आपको सीधा सीधा कीवर्ड्स बता रही हूँ जो आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट दैट टास्क ऑन टाइम। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ अथॉरिटी या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। अगर मैंने सिर्फ अथॉरिटी दे दी तो दे आर गोइंग टू मिस यूज इट। अगर मैंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो काम टाइम पर खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो एवरी एम्प्लॉय मस्ट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्केलर चेन। स्केलर चेन आपका प्रिंसिपल जो कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ये बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से फ्लो करना चाहिए। तो उसका जो फ्लो रहता है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड बताता है। लेकिन इमरजेंसीज के टाइम पे अगर सेम डिपार्टमेंट के लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज गैंग प्लैंक। तो ये इसका स्केलर चेन था। देन नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि हर एक एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। मतलब एक बॉस के अंडर में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा बॉसेस नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे एक बॉस यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक बॉस यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो एज एन एम्प्लॉय मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊँगी कि मुझे किसकी बात सुननी है। और अगर मैंने एक बॉस की सुन ली, एक बॉस की नहीं सुनी, तो उन बॉसेस के बीच में भी ईगो क्लैशेस हो जाएंगे और इससे बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, अंदर काम करने का जो वर्क इन्वायरमेंट, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसलिए हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन ना हो।
हो। तो अगर आप एक डिपार्टमेंट के हैं, यूनिट ऑफ डायरेक्शन अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, अगर आप एक डिपार्टमेंट के हैं तो आपके पास एक हेड और एक प्लान होना चाहिए, आपको सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं तो आपका सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होगा, टू इंक्रीज सेल्स, किसी का ऑब्जेक्टिव अलग नहीं होगा, बीइंग इन वन कॉमन डिपार्टमेंट ओनली। दिस वाज अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैन एंड मटेरियल, मतलब लोग और जो अपने सामान है जो काम करने के लिए यूज़ होते हैं, उन सबको सही जगह पर होना चाहिए। ये ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब आपके जो सामान है, आपके जो लोग हैं वो सही जगह पर मिलने चाहिए, इससे एम्प्लॉयज़ का और वर्कर्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा उनको ढूंढने में। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मुझे एम्प्लॉयज़ के बीच में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर एटसेट्रा। तो दिस वाज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब अगर किसी कभी भी क्लैश हो जाता है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट तो हमेशा हमें बात मैनेजमेंट की ही माननी है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को भी साथ में लेकर चलना है। फॉर एग्जांपल, अगर दिवाली का टाइम है और ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो आपको इस बात को इंप्लीमेंट कैसे करना है? बीइंग मैनेजर आपको एम्प्लॉयज़ को बोलना है कि हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे और आपको हम एक्स्ट्रा हॉलीडेज भी देंगे बाद में। तो इस तरीके से आपको बात को संभालना है, लेकिन आखिरी में जो बात है वो किसकी माननी है? हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए की ही बात मानी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं मानी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट एस्पिरेट डी कॉर्प्स। एस्पिरेट डी कॉर्प्स एक स्पेनिश फ्रेज है जिसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट्स, सारे के सारे लोग मिलकर एक साथ काम करें, टीम वर्क को बिल्ड करें, टीम वर्क से हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दिस वाज अबाउट एस्पिरेट डी कॉर्प्स। नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज़ को मुझे फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं कह रही हूँ फेयर रेम्यूनरेशन, नॉट इक्वल रेम्यूनरेशन। यू कैन नॉट गिव इक्वल रेम्यूनरेशन टू ऑल द एम्प्लॉयज़। तो रेम्यूनरेशन आपका फेयर होना चाहिए, इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं, इससे एम्प्लॉय अपना 100% देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। सॉरी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के ज़्यादा ट्रांसफ़र्स, ज़्यादा प्रमोशंस नहीं होने चाहिए, उससे जॉब पोजीशन की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत सारा पैसा खर्च होगा बार बार एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। तो अगर एक एम्प्लॉय एक जॉब पोजीशन को ज्वाइन करता है तो एटलीस्ट को एक मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स तक उस जॉब पोजीशन पर रहकर ही काम करना चाहिए, इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर सिर्फ फ्यू हैंड्स में होती हैं, बाकी सब लोग फॉलोवर्स होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ तो सारी की सारी पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हो, मिडिल और लोअर के पास कोई भी पावर्स ना हो, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सारी की सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास कोई भी एक्स्ट्रा पावर ना रखे, सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अभी दोनों ही एक्सट्रीम केसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फेयोल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कॉम्बिनेशन कैसे होगा? जब आपके पास कुछ पावर्स आप सिर्फ अपने पास रखोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, बाकी पावर्स आप नीचे डाइवर्ट कर सकते हो अमंग मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट प्रिंसिपल आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब आपको एम्प्लॉयज़ को अधिकार देना चाहिए कि वो अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, व्यूज़ शेयर करें, उससे उनकी क्रिएटिविटी भी बाहर आती है और उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बिलोंगिंगनेस भी फील होती है। तो एम्प्लॉय शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, व्यूज़, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बिलोंगिंगनेस भी उनकी रहेगी, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। उसका फ़ायदा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है। तो दिस वॉज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल और टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर कवर कर लिए हैं। आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।